देखिए पिछले क्लास में हम वेव थ्योरी ऑफ लाइट बताए थे, तो पिछले क्लास में हम आपको जितने भी वेव थ्योरी ऑफ लाइट से रिलेटेड न्यूटन्स, हाइजेंस प्रिंसिपल और फोको और क्या था यंग एक्सपेरिमेंट, ये हम आपको बता चुके थे कि यंग एक्सपेरिमेंट ने क्या किया था लाइट के लिए। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट चालू है लाइट का, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे बढ़ते जा रहा है। आज हम बता रहे हैं आपको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो हम इंटरफेरेंस उस दिन आपको हम बताए थे, तो इंटरफेरेंस भी बताए थे, फेज भी बताए थे। फेज भी बता दिए थे आपको कि फेज क्या है, एक तरह का इंडिकेशन है, सिंबल है जो ऑल इंफॉर्मेशन पार्टिकल का देता है। फेज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। ये फार्मूला याद रखिएगा। फेज क्या होता है, फेज एक्सप्रेस करता है एंगल, ठीक है। पाथ डिफरेंस वेवलेंथ को इंडिकेट करता है। तो इंटरफेरेंस एक होता है मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट होता है जिसमें सिंगल फ्रीक्वेंसी रहेगा, जिसमें सिंगल फ्रीक्वेंसी विथ वेवलेंथ रहेगा, वो मोनोक्रोमेटिक कहलाएगा। और कोहेरेंट सोर्स उसको कहते हैं जिसमें क्या होता है, टू वेव्स आर सेड टू बी कोहेरेंट if having a same frequency and phase difference constant and proceeds करता है या travel in a same direction, समझे। अब सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो टू कोहेरेंट वेव अगर जा रहा है तो क्या होगा, किसी भी पॉइंट पर सुपर इम्पोज करेगा। द सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट वेव एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस दो तरह का होता है, एक कंस्ट्रक्टिव होता है, एक डिस्ट्रक्टिव होता है। कंस्ट्रक्टिव वहां होता है जहां ब्राइट फ्रिंजेस बनती है, और जहां डार्क फ्रिंजेस बनती है वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अब रही सवाल कि ब्राइट फ्रिंजेस बनता है, तो फ्रिंज तो हम जैसे मान लीजिए कि ऐसा लिया, देखिए एस सोर्स है, तो एस सोर्स क्या होगा, इट इज ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, माने सिंगल फ्रीक्वेंसी का सोर्स है। हम कुछ दूरी पर दे आर स्लिट, टू स्लिट लिया है S1 एंड S2, ठीक है, वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। तो दिस स्लिट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ लाइट, इस स्लिट से भी सोर्स ऑफ लाइट जाएगा, वो क्या जाएगा, तो S1 S2 act as a new source of light from which the secondary wavelet समझे, सेकेंडरी वेवलेट ओरिजिनेट करेगा फ्रॉम S1 टू S2। मान ली यहां से गया तो वेव कैसे जाता है, ऐसे कोई किताब में ऐसे भी करके बनाया है, यहां से गया, ठीक है, तो ऐसे दिखा दिए, ठीक है। लेकिन हमने बता रहा है आपको क्या कि अगर इसके क्रेस्ट से मिल गया और इसके ट्रफ से मिल गया, देखिए क्रेस्ट है ऐसे गया और इसके भी इसका दूसरा गया ऐसे, इसके क्रेस्ट से मिल गया, क्रेस्ट मिल गया ट्रफ, तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, समझे। लेकिन इसके क्रेस्ट उसके ट्रफ से मिल गया तो डिस्ट्रक्टिव फ्रिंज बनता है। तो आपने देखा होगा किताब में कि यंग ने क्या किया है कि यहां से वेव ऐसे से निकाला है और एक दूसरे पर जहां जहां मिला है तो एक पॉइंट हम दिखाए हैं, वहां पर दिखता है मैक्सिमम, मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। तो ये हो गया ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, फ्रिंज बना ये स्क्रीन पर, समझ गए। तो ये कहता है, अब हम इस केस में हम आपको बताएं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव बता दिए। अब आता है कि मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस। तो देखिए मैथमेटिकल एनालिसिस में क्या होगा, तो यहां पर देखिए मैथमेटिकल एनालिसिस हम कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए
इसमें आप क्या कर सकते हैं कि देखिए, अब वेव है तो वेव का इक्वेशन होता है, हम सब पिछले क्लास में बता दिए हैं कि वेव का इक्वेशन, मान ली यहां से जो वेव निकला उसका वेव का इक्वेशन होता है A1 sin ओमेगा टी। ठीक है, आप जानते हैं ओमेगा बराबर क्या होता है, थीटा बाई टी। थीटा बराबर क्या होगा, ओमेगा टी। तो ओमेगा टी बैठा दिए, एक वेव गया यहां से, दूसरे वेव जो जा रहा है सेम डायरेक्शन में लेकिन फेज चेंज कर दिया है, तो फेज चेंज कर दिया तो y2 बराबर क्या होगा, A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव क्या है, फेज, मैंने फेज चेंज कर दिया। अब फेज चेंज करने के बाद सुपर इम्पोजिशन हुआ, तो यहां पर ब्राइट बना, डार्क बना, ब्राइट बना, डार्क बना, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम करके बना। तो अगर सुपर इम्पोज किया ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ टू वेव्स, ठीक है, तो ए न्यू टाइप्स ऑफ दी वेव इज फॉर्म होगा। तो नया टाइप्स ऑफ दी वेव जो फॉर्म होगा उसका भी नेचर वेव जैसा ही होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे पर ओवरलैप किया है। तो हम देखना चाहते हैं कि दोनों सुपर इम्पोज करता है, तब फ्रॉम सुपरपोजिशन से रिजल्टेंट क्या होगा। तो देखिए रिजल्टेंट हम निकाल रहे हैं, y बराबर होता है y1 प्लस y2। ठीक है, देखिए इसका एप्लीकेशन याद रखिएगा कैसे हुआ, समझे। फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए फॉर्मूला भी यूज किया जाता है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। अगर नहीं ध्यान दीजिएगा तो आपको फिर दिक्कत होगा। हम क्या बोला कि सुपर ड्यू टू ओवरलैपिंग इन न्यू टाइप्स ऑफ द वेव इज फॉर्म, दैट इज ए रिजल्टेंट, इतना हो गया। अब देखिए स्टेप थोड़ा सॉल्यूशन आसान है, ए साइन ओमेगा टी ले लिया प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 हो गया। अब देखिए ये दोनों सुपर इम्पोज किया, तो देखते हैं कि सुपर इम्पोजिशन के चलते किस टाइप का वेव ही बनेगा। तो देखिए इसको हम लोग क्या किए, A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2। साइन A प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5। देखिए यहां साइन ओमेगा टी दोनों में है तो कॉमन ले लीजिए, A1 बचा, इसमें क्या बचा, A2 कॉस 5, बगल में क्या हो गया साइन ओमेगा टी, कॉमन लिए। ठीक है, अब ई मल्टीप्लाई यहां हुआ तो क्या हो जाएगा, A2 साइन 5 और क्या होगा कॉस ओमेगा टी, ये बाई आ गया। तो देखिए आप ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़े हैं, ऐसा फॉर्म आता था कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी। तो इस ढंग का ये फॉर्म आता था ट्रिग्नोमेट्री में। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में आता है, तो इसको हम लोग मान लिए। देखिए A1 प्लस A2 कॉस 5 को मान लिए ए नया मान लिए ए कॉस अल्फा, इसको अल्फा मान लिए, हम माना है पुट, यहां पर लिख दीजिएगा पुट। इतना को मान लीजिए A2 साइन 5 को मान लीजिए ए साइन अल्फा, मान लिया। मानने में क्या है, मान लिया। तो देखते हैं कि y बराबर क्या हो गया, ए कॉस अल्फा, बगल में क्या होगा साइन ओमेगा टी, और इतना क्या माने हो ए साइन अल्फा इंटू कॉस ओमेगा टी। ए दोनों में कॉमन ले लीजिए, ए कॉमन ले लीजिए। तो ए कॉमन लीजिएगा तो हो गया, इसको पहले लीजिए साइन ओमेगा टी इंटू कॉस अल्फा प्लस, और क्या किए कॉस ओमेगा टी इंटू साइन अल्फा, ऐसे लिख दिए।
ये रिजल्टेंट है, ये क्या है, रिजल्टेंट है। अब देखिए ए ये क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस बी। ये आ गया। तो आप दो वेव, देखिए दो वेव सुपर इम्पोज किया तो हमको नेचर क्या आया, नेचर, फिर वेव का इक्वेशन आया। क्या वेरिएशन क्या चीज में हो गया, तो वेरिएशन हम एम्पलीट्यूड अलग हो गया और फेज एंगल अलग हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि दो वेव अगर दे आर सुपर इम्पोज टू ईच अदर तो क्या हमको चेंज किया, खाली एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ, समझे। अगर ये दोनों में दे देंगे डिवाइड तो देखिए इसमें इससे डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा, ये कट गया और ये हो जाएगा a2 साइन फाई बाई a1 प्लस a2 कॉस फाई। ये अल्फा निकल गया। अल्फा का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन। तो हमको वेव माने ड्यू टू सुपर इम्पोजिशन इतना आ गया। अब देखिए इस चीज में क्या करना पड़ेगा कि ये जो वेव है, ये जो एम्पलीट्यूड है, इसको हम देखते हैं क्या आता है। तो देखिए एम्पलीट्यूड क्या है, देखिए एम्पलीट्यूड है तो हम ये है दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, माने दोनों को स्क्वायर कर दीजिए और जोड़ दीजिए इसको। तो हम लोग देखिए a2 साइन फाई का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस इतना को भी स्क्वायर कर दीजिए a1 प्लस a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर, और इधर a स्क्वायर हो जाएगा दोनों को, तो a स्क्वायर और इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखिए स्टेप काटेंगे तो ये हो जाएगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा फाई, ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई बराबर a स्क्वायर आ गया। अब ये दोनों कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई बराबर क्या होता है 1, और ये हो जाएगा 2a1 a2 कॉस फाई बराबर a स्क्वायर। ये आ गया आपको स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अब देखिए कि अगर कोई भी ई क्या है, ई एम्पलीट्यूड क्या है, ड्यू टू ओवरलैपिंग। ई a1 a2 क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेव जो निकला है और दूसरा वेव का एम्पलीट्यूड है। इस चीज दिमाग में रखिएगा तब आपको हिसाब बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। अब कहता है क्या कि हम देखना चाहते हैं कि एम्पलीट्यूड आया, तो आप सोचिए कि एम्पलीट्यूड शुड बी मैक्सिमम कब होगा। तो देखिए इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो ई वैल्यू इसका मैक्सिमम कब होगा, तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि कॉस फाई का वैल्यू 1 कब होता है, 1 कब होता है, जब इसका मैक्सिमम वैल्यू कॉस फाई का 0 रहेगा, है ना। इसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड जो हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। तो 1 होगा तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखिए 1 होगा तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई 1 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, a बराबर a मैक्स बराबर का हो जाएगा, दोनों से स्क्वायर हटा दी तो a1 प्लस a2। इसका मतलब ये क्या होगा, जहां कह देगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो आपका फार्मूला हो गया हिसाब बनाने में कि a1 प्लस a2, क्यों भाई, दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड हो गया। तो ये हो गया
ब्राइटनेस का कंडीशन, माने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन हो गया। समझिए, आपको समझ में आया कि नहीं? तो ये चीज हो गया। अब रही सवाल कि ये हमको मिल गया, अब कहता है क्या कि मिनिमम वैल्यू क्या होता है? ये मैक्सिमम वैल्यू हुआ कॉस का। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होता है? कॉस फाई का मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो -1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 कॉस माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ए मिनिमम क्या हो जाएगा? तो ए मिनिमम हो जाएगा a1 माइनस a2। ये क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, समझिए, ये आपका डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। यानी मैक्सिमम के केस में ये हो गया, मिनिमम के केस में ये हो गया। अब रही सवाल कि मैक्सिमम के केस में 1, समझे? तो देखिए, हमको 0 लिखे, तो 0 लिखे, तो देखिए इसको आपको समझना पड़ेगा कि हमने 0 लिखा, तो एम्पलीट्यूड निकाल दिया। अब इसमें है क्या कि एम्पलीट्यूड निकालने के बाद देखिए, अब कंडीशन फॉर मैक्सिमम मिनिमम तो निकाल दिया। अब रही सवाल इसमें, देखिए हम थोड़ा मिटाते हैं। देखिए इसमें आपको अब देखिए ए हो गया, मैं अब यहां पर देखिए, अब यहां हो गया cos 5 बराबर 0। तो cos पहला, फिर मैक्सिमम के लिए हम स्टडी कर रहे हैं, cos 5 बराबर 1 यानी cos 0। तो इसको हम लोग लिखते हैं 2n पाई। बोले एक को हम क्या लिख दिया? 2n पाई वेयर n इज इंटीजर 0 1 2 3 डॉट डॉट, ऐसे लिख दिया। बोलेंगे क्यों लिख दिया सर आपने? तो यही चीज समझना है। अगर इस समझ में नहीं आया तो काम खत्म। इस समझ में आ गया तो आपको, तो हमने cos 5 बराबर 1 लिखा, 1 को cos 0 लिखा, cos 0 को हम अपने एक टर्म में लिखा है 2n पाई, वेयर n इज 0 1 2 3। समझिए, अगर n इक्वल टू पहला क्या है? 0 ऑर्डर का, तो 0 बैठा दोगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू पाई 0, यानी 0 cos 0 क्या हो जाएगा? 1 आ गया। एक बैठा के देखते हैं, एक में क्या आता है? 1 आता है कि नहीं? तो एक हम बैठा दिया, n बराबर फर्स्ट ऑर्डर का निकाल दिया मैक्सिमम, माने हमको ऑर्डर निकालना है फर्स्ट ऑर्डर का, तो एक बैठाएंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए cos 5 बराबर cos 2, n का वैल्यू 1 यानी पाई, cos 2 पाई क्या होता है? तो हम नहीं जानते, तो cos पाई प्लस पाई कर दो। इसमें क्या होता है? हम लोग ऐसे पढ़े हैं, ऑल साइन tan cos। तो देखिए cos 180 यहां तक, और इसमें जुटेगा तो इसमें जुटेगा तो इसमें tan पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो क्या हो गया? माइनस cos पाई बराबर क्या होता है? -1। तो -1 क्या हो गया? प्लस। यानी एक रखे 0 रखे तो 1 आया, एक रखें तब 1 आया, 2 रखेंगे तो भी 1 आएगा। तो इसलिए हम जनरलाइज कर दिए। सुन लीजिए, इसको हम लोग क्या किए? देखिए समझा दिया आपको, ये समझिएगा। ये नहीं समझ में आया तो सब व्यर्थ है, नहीं प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं बना सकते हैं, समझे? इसे समझ लीजिएगा। अब देखिए, तो हमने क्या बताया? इसको जनरलाइज कर दिया। इसको जनरलाइज क्यों किया? cos 5 बराबर cos 2n पाई दिया, वेयर n इज 0 1 2 3, माने n इज इंटीजर। इंटीजर जानते हैं। अब रहे सवाल, तो इधर से दोनों तरफ से हटा दिए cos cos, तो 5 बराबर क्या आया? 2n पाई, 2n पाई। अब 2n पाई आया, यानी फेज जो होगा
इसको क्या कहते हैं, फाई को क्या बोले थे, फेज। तो फेज जो होगा क्या होगा, इवन मल्टीपुल, इसको कहते हैं इवन मल्टीपुल ऑफ पाई। माने फेज एंगल जो होगा किस केस में, ब्राइटनेस के केस में, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में, माने फेज एंगल जो होगा वो देखिए फेज एंगल, फाई को फेज एंगल इवन मल्टीपुल ऑफ पाई होगा, बताने का माने फेज एंगल जो होगा इवन मल्टीपुल ऑफ पाई होगा, इवन मल्टीपुल ऑफ पाई होगा, समझे। तो इवन मल्टीपुल ऑफ पाई लिख दिए। अब देखिए तो फेज एंगल निकल गया, और हम आपको बताए हैं, देखिए आपको हम बताए हैं कि फेज एंगल बराबर क्या बताए थे, देखिए ये भी लिख के हम छोड़ दिए हैं, मिटाया नहीं है। तो फेज एंगल बराबर होता है, देखिए फिर देखिए आपको लिख ही देते हैं। देखिए फेज एंगल बराबर हम बताए थे कि फेज एंगल, यानी फेज एंगल नहीं बोलो, फेज डिफरेंस बराबर होता है 2 पाई बाई लेम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस निकालना है तो फेज एंगल क्या हो जाएगा, यहां क्या आ गया 2n पाई बराबर 2 पाई लेम्डा, हमको पाथ डिफरेंस पूछ रहा है तो पाथ डिफरेंस निकालना है। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ई कहां चला गया, n लेम्डा बराबर पाथ डिफरेंस निकला, ठीक है। पाथ डिफरेंस कोई पूछेगा तो n लेम्डा, लेकिन हम वैसा में नहीं लिखेंगे, हम यूनिफॉर्मिटी ला रहे हैं, तो इसको क्या किए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो पूछिएगा ऐसा क्यों किए, तो 2n इंटू लेम्डा बाई 2 बराबर पाथ डिफरेंस हुआ। माने फेज डिफरेंस क्या हुआ, तो बता सकते हैं इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और पाथ डिफरेंस क्या हुआ, इवन मल्टीपल ऑफ लेम्डा बाई 2। 2 अपने मन से किए, क्योंकि देखिए n लेम्डा आया, 2 अपने मन से किए, 2 डिवाइड किए, तो अब रही इवन मल्टीपल। तो क्या इवन मल्टीपल हो गया, तो देखिए इवन मल्टीपल का मतलब देखिए इवन नंबर समझते हैं, तो इवन नंबर आप लोग जानते होंगे कि जो 2 से डिवाइड हुए, नहीं वो सब 2 से डिवाइड वाला ये सब बच्चा लोग पढ़ता था, आप हायर क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आप वैसे नंबर को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोई पूछेगा कि 0 इवन नंबर है तो बोलेगा कि 0 तक, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाता है कि 0 इवन नंबर है, जो बहुत लोग को मालूम भी नहीं है, तो आप बोलिएगा कि 0 इवन नंबर है। तो कैसे भाई, तो देखिए हम बता देते हैं, 0 इवन नंबर उसको हम लोग कहते हैं, हम लोग पढ़े हैं कि दो नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2m या 2n है, m भी लिखा हुआ रहेगा, 2m, दो नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2m लिखिए या 2n लिखिए, ठीक है। वेयर n इज इंटीजर, तो इंटीजर कहां से स्टार्ट होता है, तो इंटीजर स्टार्ट होता है 0 1 2 3। तो देखिए 0 बैठाइए तो 0 आ गया, 1 बैठाइए तो 2 आ गया, 2 बैठाइए तो 4 आ जाएगा ना। तो वैसे नंबर को हम इवन नंबर कहते हैं, जिसको 2n लिख सकते हैं या 2m लिख सकते हैं, 2m भी लिख दिया तो फिर m इज इंटीजर, समझे। और लोग क्या करते हैं, 2 से भागा दे दिए तो हो गया इवन नंबर, ये सब बच्चा वाला चीज होता है। 2n हो गया, अगर इसमें एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। तो ऑड नंबर किसको कहते हैं, दो नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ 2n + 1। तो ये चीज हो गया। तो इसीलिए ये जो है फेज डिफरेंस जो निकाले हैं हम, फेज डिफरेंस क्या लिखे हैं, फेज डिफरेंस पूछेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, तो बोलिएगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और पाथ डिफरेंस जो होगा इवन मल्टीपल ऑफ लेम्डा बाई 2। इसमें ऑब्जेक्टिव भरने के लिए देता है आप लोग को, तो फट से जब आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तब ना कीजिएगा। तो ये हो गया आपका मैक्सिमा। मैक्सिमा का मतलब
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ब्राइट फ्रिंज के लिए ए निकाल दिए, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालें। अब देखिए ये तो हो गया, अब यहीं पर हम निकाल देते हैं मिनिमम वैल्यू। तो देखिए मिनिमम वैल्यू भी निकाल देते हैं। तो देखिए मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होगा, अभी देखिए इसका मिनिमम वैल्यू क्या किए थे, देखिए इसका मिनिमम वैल्यू के लिए -1 -1। तो देखिए मिनिमम वैल्यू के लिए इसका मिनिमम वैल्यू के लिए -1 करेंगे तो हम क्या करेंगे, cos फाइव बराबर क्या कर देंगे, बोलो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो cos 2n + 1 × पाई कर देंगे। देखते हैं मिनिमम आता है कि नहीं, ये तो मिनिमम आता है कि नहीं, वेयर n इज इंटीजर ई रख के देखिए तो क्या आ जाएगा बाबू, cos 0 + 1 पाई, तो cos पाई क्या हो गया, -1 आ गया ना मिनिमम आ गया। 0 रखने पर 1 रख के देखिए, तो 1 रखेंगे तो कितना, तो देखिए cos 2 + 1 कितना हो गया, 3 पाई। 3 पाई को कैसे करेंगे, तो cos 2 पाई + पाई हो गया, इसमें ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, cos पॉजिटिव, 2 पाई यहां तक, इसमें गया तो सब पॉजिटिव होगा, तो cos 100 माने 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा, थीटा और cos पाई बराबर क्या बताया, -1, फिर -1 आ गया। मतलब कुछ भी वैल्यू रखिए आपका निगेटिव में ही आएगा, समझिए। तो देखिए निगेटिव में आ गया, तो हम समझाने के लिए आपको बता दिए कि किसी तरह का कंसेप्ट गड़बड़ नहीं हो। अब देखिए दोनों जने से हटा दिए तो 5 बराबर क्या हो गया, 2n + 1 पाई। ये क्या हो गया, फेज एंगल क्या हुआ, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। हमको निकालना पार्ट डिफरेंस, फॉर्मूला क्या जानते हैं, फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई बाई लेम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। यहां बैठा दीजिए 2n + 1 पाई 2 पाई बाई लेम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, ठीक है। अब पाई से पाई कैंसिल, ई यहां चला जाएगा, तो 2n + 1 ये लेम्डा गया, ये नीचे आया तो 2 बराबर पाथ डिफरेंस। तो कोई पूछेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब डार्क फ्रिंज जो बनेगा तो उसका फेज एंगल क्या होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई ऑब्जेक्टिव, फिर पाथ डिफरेंस बोलेगा तो ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 आ गया, समझिए। तो λ/2 आ गया। तो ये हो गया आपका याद करने के लिए। अब इसी में अब देखिए फॉर्मूला हम लाए थे, a max हो गया, तो a max बराबर a1 + a2। और एक चीज और याद रखिएगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस माने ड्यू टू सुपर इम्पोजिशन अनडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तब तो कहीं पर कंस्ट्रक्टिव बन रहा है, कहीं पर डिस्ट्रक्टिव बन रहा है। तो ऐसा पढ़े होंगे कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट या इंटेंसिटी ऑफ साउंड, दोनों समझ लीजिए, क्योंकि साउंड में भी चीज पढ़ना है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होता है, देखिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है, ये याद रख लीजिएगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट या इंटेंसिटी ऑफ साउंड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अब देखिए इसको लिखना हो, देखो ये क्या है, इसको I1 कर सकते हैं, डायरेक्टली है तो I1 हो गया, ये क्या हो गया, I2 हो गया, ये क्या हो गया, A1 है तो इधर से स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ जाएगा I1, ये भी आ जाएगा रूट I2, cos फाइव बराबर क्या होगा I, यानी इंटेंसिटी के टर्म में हम भी लिख दिया आपको। दूसरा वाला में मिनिमम वाला में वो हो जाएगा,
तो आपको ये समझ में आया कि नहीं कि कंस्ट्रक्ट मैथमेटिकल एनालिसिस भी हम बता दिया, फ्रिंज अभी हमको बताना पड़ेगा फ्रिंज विड्थ। तो देखिए हम बताते हैं, ये समझ में आप बैठा लीजिए। अगर समझ में आ गया, अब समझना क्या है, देखिए सुपर इम्पोज किया, ये रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, हम ये भी बता दिया कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड या इंटेंसिटी ऑफ लाइट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। तो इस ये फॉर्म में आ गया, क्योंकि प्रॉब्लम जो है किताब में दिया हुआ रहेगा। अगर कहीं कह दिया कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालिए, तो मैक्स बराबर E1 प्लस E2 भी आया मिनिमम। अब मैक्स कहां पर आता है, तो कंस्ट्रक्टिव में, समझे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। और डिस्ट्रक्टिव में क्या आता है, माइनस होता है। तो आप इस छोटे छोटे चीज दिमाग में आप याद कर लीजिए। अगर हाँ ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि फेज एंगल जो होगा इवन मल्टीपल ऑफ आई होगा, और पाथ डिफरेंस जो होगा इवन मल्टीपल ऑफ लेम्डा बाई 2 होगा, समझे। तो ये चीज आप दीजिए।